हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर मनी पढ़ेंगे। मनी क्या होता है? कॉमर्स का चैप्टर है मनी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। मनी क्या होता है? मनी ऐसी चीज़ जिसको हम किसी भी चीज़ को खरीदने के बदले या बेचने के बदले मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसे मनी कहा जाता है। एनीथिंग विच कैन बी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, मनी की फॉर्म में एक्सचेंज जिसको भी किया जा सकता है उसको हम मनी कहते हैं। पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम चला करता था, तो बार्टर सिस्टम के टाइम पे मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था। बार्टर सिस्टम के टाइम पे गुड्स के बदले गुड्स दिए जाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद मनी का इन्वेंशन हुआ। मनी के इन्वेंशन के आने की वजह से बार्टर सिस्टम के जो कमियां थी, बार्टर सिस्टम जो था वो पूरी तरह ख़त्म हो गया। तो मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए, लाइक सेल परचेज करने के लिए हम जो बदले में देते हैं उसको मनी कहा जाता है। ठीक है, मनी के आने से बार्टर सिस्टम की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी या बार्टर सिस्टम था वो पूरा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ठीक है, मनी काफ़ी तरह की होती है। पेपर मनी होती है, कार्ड मनी होती है, ठीक है, प्लास्टिक मनी जिसको कहा जाता है, नोट्स की फॉर्म में होती है, कॉइन्स की फॉर्म में होती है, कार्ड्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये सारे मनी के फॉर्म्स होती हैं। तो मनी क्या होता है? जिसको हम कॉमनली एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसको मनी कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मनी का डेफिनेशन। तो हमने पढ़ लिया, मनी के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं। मनी के फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ मनी। मनी एक्चुअली करता क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि मैंने अभी इसकी डेफिनेशन में आपको समझाया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी भी गुड्स के बदले हम क्या देते हैं? अब पैसा देते हैं। ठीक है, पहले के टाइम में क्या दिया करते थे? गुड्स के बदले गुड्स दिया करते थे। तो मनी क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट इट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? जिसको हम कहीं पे भी सारी अपनी ट्रांजेक्शन्स की पेमेंट करने के लिए या गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ द मोस्ट असेंशियल फंक्शन ऑफ मनी। ये सबसे असेंशियल ज़रूरी फंक्शन है मनी का। मनी हैज़ द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी एंड ऑल एक्सचेंजेस टेक प्लेस इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी की एक क्वालिटी है कि इसको हम जनरली एक्सेप्टेबल, मतलब हम इसको जनरली एक्सेप्ट करते हैं हर जगह पे। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेबल होती है कहीं पे भी, हर एक्सचेंज करने के लिए। यूज़ ऑफ मनी अलाउज परचेज एंड सेल टू बी कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। मनी का यूज़ करने की वजह से हम सेल परचेज इंडिपेंडेंटली कर पाते हैं। हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता कि हमें कोई उसके बदले ये चीज़ देगा तो ही हम उससे कुछ खरीद पाएंगे। मनी की वजह से हम इंडिपेंडेंटली, मतलब इंडिपेंडेंटली कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ मनी की वजह से। मनी हैज़ नो पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बट इट कमांड्स परचेजिंग पावर टू द परचेज थिंग्स विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मनी के पास कोई पावर नहीं है कि वो हम लोगों की ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे, बट लेकिन इसकी कमांड किसके ऊपर चलती है? परचेजिंग पावर पे। परचेजिंग पावर मतलब खरीदने की क्षमता क्या करती है? मनी डिसाइड करती है। ठीक है, जितना पैसा होगा उसी उसी से तो पता चलेगा कि हम कितना अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, कितना खर्चा कर सकते हैं, कितनी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। तो मनी क्या है? डायरेक्टली परचेजिंग पावर के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब परचेजिंग पावर को कमांड करती है इंसान की। और परचेजिंग पावर मनी से ही आती है, और मनी आने के बाद फिर क्या हो जाता है? हमारी ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो जाती है। मतलब मनी डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करती है, मनी इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, लाइक परचेजिंग पावर के थ्रू। मनी हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स और बार्टर सिस्टम। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में भी बताया कि मनी ने प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स बार्टर सिस्टम का जो एक ड्रॉबैक था, कमी थी, उसको भी सॉल्व कर दिया, उसको भी ख़त्म कर दिया है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स में क्या होता है कि जैसे अगर मेरे पास पोटैटो है और राइस है, पोटैटो है, ठीक है, और राइस है, मुझे क्या चाहिए? मुझे वीट चाहिए। ठीक, और मतलब तो मुझे ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा कि जिसके पास वीट हो और उसको देने के लिए, मतलब उसे क्या चाहिए हो? पोटैटो चाहिए हो। तो मतलब दो चीज़ें एक टाइम पे देखना कि मुझे जो चाहिए उसके पास हो और उसको जो चाहिए मेरे पास हो। ठीक है, ये चीज़ देखना, ये होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स ऑफ वाटर सिस्टम। तो ये भी ख़त्म हो गया मनी के आने की वजह से। दूसरा फंक्शन क्या है इसका? मेजर ऑफ वैल्यू।
पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, किसी भी चीज़ का प्राइस हमें पता नहीं चलता था, ठीक है। क्या कहा गया है, मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड। मनी मेजर ऑफ वैल्यू में इस तरह से काम आती है कि अब हम किसी भी गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी को भी मेज़र कर सकते हैं। एक्चुअल में इसकी मेजरमेंट क्या है, by reducing the value of all goods and services to a common unit called as price, it becomes very easy to find out that how much currency is needed to buy an good or service. वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, मतलब गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को क्या कहा जाता है, प्राइस कहा जाता है। और मनी के आने की वजह से हमें किस चीज़ के लिए कितना प्राइस पे करना है उसको ख़रीदने के लिए, ये हमें इजीली पता चलने लग गया है। किसकी वजह से, मनी की वजह से। दिस फंक्शन फैसिलिटेट्स द मेकिंग ऑफ बिजनेस अकाउंट्स एंड डज इट कॉल्ड एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। इस फंक्शन ने क्या किया है, बिजनेस अकाउंट्स को यूनिट ऑफ अकाउंट में चेंज कर दिया, मतलब चेंज कर दिया इन द सेंस उसमें समझने लग गए हैं हम इसको। मनी इज नाउ एक्टिंग एज अ मेजरिंग रॉड ऑफ मनी एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ मेजर वैल्यू ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम का एक और ड्रॉबैक था जो कि था लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। पहले के टाइम में हम किसी चीज़ को भी मेजरमेंट नहीं कर सकते थे। किसी ने मेरे को 1 किलो सोना दिया तो मैंने उसको 1 किलो पटैटो दे दिए, हालांकि दोनों में का कोई मेल नहीं है, बट लेकिन क्या कर दिया, अच्छा उसने इतनी बड़ी प्लेट में दिया, मैंने भी उतनी बड़ी प्लेट में दे दिया, तो हाँ हिसाब बराबर हो गया। ये वाली चीज़ थी। तो मनी के आने से ये चीज़ ख़त्म हो गई, मेजर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। मनी को हम स्टोर ऑफ वैल्यू कर सकते थे, मतलब मनी को हम स्टोर करके रख सकते थे, ठीक है, प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक इसकी वैल्यू कम नहीं होगी। मनी इज़ अ वे टू स्टोर वेल्थ, मनी एक तरीका है बल्कि अपनी वेल्थ को स्टोर करने का। अंडर बार्टर सिस्टम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर गुड्स एंड गुड्स वर पेरिशेबल इन नेचर, बट मनी सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड इट कैन बी easily स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। पहले के टाइम में, बार्टर सिस्टम के टाइम में कुछ भी ऐसा नहीं होता था, गुड्स पेरिशेबल होते थे, ठीक है, जल्दी ख़राब होने वाले होते थे, इसलिए उनको हम स्टोर नहीं कर पाते थे उस मोमेंट पे, ठीक। बट लेकिन मनी के आने के बाद क्या होने लगा, हम किस चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, पैसे को स्टोर कर सकते हैं। वो प्रेजेंट में जैसा है वो फ्यूचर में भी एज इट इज़ वैसा ही रहेगा, बट लेकिन बार्टर सिस्टम के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। मनी इज़ ईजिली पोर्टेबल एंड इट ईजी एंड इकोनॉमिकल टू स्टोर मनी। ईजिली पोर्टेबल है ये। सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ मनी इज़ मच मोर सिक्योर्ड देन सेविंग इन टर्म्स ऑफ गुड्स। मनी को सेव करना सेविंग की फॉर्म में ये ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू किसकी फॉर्म में, गुड्स को स्टोर करके रखना। दस मनी हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम का एक और ड्रॉबैक लैक ऑफ स्टोरेज, उसको भी मनी ने सॉल्व कर दिया। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है कि हम फ्यूचर पेमेंट नहीं कर पाते थे बार्टर सिस्टम में, उसको भी मनी ने सॉल्व कर दिया। किस तरह से आप पढ़ते हैं वो, इट मीन्स दैट मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर, ठीक है। मनी ऐसे काम आने लगी जो कि स्टैंडर्ड पेमेंट की तरह, लाइक जिसको हम फ्यूचर में दे सकते हैं। एवरी डे मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन विच पेमेंट आर नॉट मेड इमीडिएटली, और हर डे मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं ऐसी जिनकी पेमेंट हम नहीं करते हैं इमीडिएटली, ठीक है। मनी एनकरेजेस सच ट्रांजेक्शन एंड हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, और मनी ने ऐसी ट्रांजेक्शन को एनकरेज किया है और इकोनॉमी की डेवलपमेंट की कैपिटल फॉर्मेशन में भी हेल्प की है। मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हैज़ सिंप्लीफाइड द बोरोइंग्स एंड लैंडिंग प्रोसीजर्स। मनी के आने की वजह से उधार लेने के प्रोसीजर, बोरो करने के प्रोसीजर क्या हो गए हैं, ईजी हो गए हैं, सिंप्लीफाई हो गए हैं, सिंपल हो गए हैं। दस मनी हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट ऑफ बार्टर सिस्टम। मनी के आने से ये भी सॉल्व हो गया है कि इसका डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट या फ्यूचर पेमेंट। पहले के टाइम में हम कहीं कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट कर ही नहीं सकते, जब मनी ही नहीं थी तो कोई भी ऐसी चीज़ ही नहीं थी कि जिसको हम फ्यूचर में दे सकें और बोल सकें कि ठीक है भाई मैं 10 सालों बाद ये दे दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मनी के आने से ये चीज़ भी सॉल्व हो गई। मनी को हम फ्यूचर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट भी कर सकते हैं, जिनकी पेमेंट इमीडिएट ना करके कुछ टाइम पीरियड के बाद करें फ्यूचर टाइम पे। फिर आ जाता है लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। लीगल टेंडर मनी कहा जाता है इसको। मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट्स ऑफ डेट एंड कॉल्ड लीगल टेंडर मनी। ऐसी मनी जिसको लीगली यूज़ किया जाता है पेमेंट करने के लिए, उसको लीगल टेंडर मनी कहा जाता है। इसमें दो लीगल टेंडर होते हैं क्या, एक तो लिमिटेड और एक होता है अनलिमिटेड। लिमिटेड कौन सा होता है, it refers to that form of legal tender money which can be paid in discharge of a debt up to a certain limit.
लीगल टेंडर ऑफ मनी वो मनी होती है जिसको पे किया जाता है डेट डिस्चार्ज होने पे और एक लिमिट तक, एक हद तक। इन इंडिया कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर मनी एज कॉइन्स कैन अप टू अ लिमिट एंड बियॉन्ड दैट इट कैन बी रिफ्यूज्ड बाय अ पर्सन टू एक्सेप्ट इट। और इंडिया के अंदर लिमिटेड लीगल टेंडर है मनी का, किसकी फॉर्म में? कॉइन्स की फॉर्म में, क्योंकि उसको एक पर्सन एक लिमिट तक ही एक्सेप्ट कर सकता है कॉइन्स को, उसके बियॉन्ड वो एक्सेप्ट नहीं करता कॉइन्स को। जैसे बहुत ज़्यादा हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे सीआर की फॉर्म में कोई कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कॉइन्स को, ठीक है। सब यही चाहेंगे कि नोट्स की फॉर्म में हो या बैंक ट्रांसफ़र हो, कोई भी कॉइन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये होता है लिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का क्या मतलब होता है? इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ अ डेट ऑफ एनी अमाउंट विदाउट एनी लिमिट। मतलब जिसको पे किया जाता है डिस्चार्ज ऑफ डेट से, पर लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। इन इंडिया नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। इंडिया के अंदर नोट्स क्या होते हैं? अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है उनका। एज पर कॉइनेज एक्ट 2011 कॉइन्स शेल बी लीगल टेंडर फॉर सम नॉट एक्सीडिंग ₹1000। ठीक है। कॉइनेज एक्ट की वजह कॉइनेज एक्ट के तहत कॉइन्स का भी लीगल टेंडर था कि वो 1000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। फिर आता है नॉन लीगल टेंडर मनी। एक तो अभी हमने पढ़ी थी लीगल टेंडर मनी और उसके टाइप्स पढ़े थे, फिर अब है नॉन लीगल टेंडर मनी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑप्शनल मनी। इसको ऑप्शनल मनी भी कहा जाता है। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड बट लीगली नो वन इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट इट। ये जनरली एक्सेप्ट करी जाती है बट लेकिन कोई भी इसको लीगली एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं करता आपको कि आपको लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा। मतलब चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ये चलते हैं, ठीक है। बट किसी ने फोर्सफुली थोड़ी बोला है कि हाँ आपको चेक ही देना पड़ेगा। बैंक मनी रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। बैंक मनी वो मनी होती है जो कमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं अपनी डिमांड डिपॉजिट से, जो भी उनके पास जमा राशि होती है उससे, ठीक है। दीज डिपॉजिट आर रीपेबल बाय द बैंक्स ऑन डिमांड। और ये ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो कि बैंक्स रीपे भी कर देते हैं ऑन डिमांड पे। ऑन डिमांड मतलब जैसे कोई डिमांड करने आया अपने पैसे विड्रॉ करने के लिए तो वो उनको देते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वापस नहीं देते हैं। द डिपॉजिटर्स आर गिवन चेक फैसिलिटी टू विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट। और जो डिपॉजिटर होता है वो चेक फैसिलिटी भी देता है कि उनके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाए। बैंक मनी इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी। और बैंक मनी किसका पार्ट है? क्या किसका? नॉन लीगल टेंडर मनी का और ऑप्शनल मनी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसमें ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मनी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।